बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो जिस टॉपिक पर है वो ये है कि हुर्मत वतन। अमजद का जहन आंधियों की जीत में था। गुज़श्ता दिनों उसके घर पर एक क़यामत गुजरी थी जिससे उसकी दुनिया अंधेर हो गई थी। उसका दिल दुनिया से उचाट हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसके सीने में आग लगी हुई थी। वो सोच रहा था इतने बड़े हादसे के बाद वो पागल क्यों ना हो गया या उसने खुदकुशी क्यों ना कर ली। अखबार, ताज़ा अखबार। बस इस स्टॉप से गुजरने वाले छोटे लड़की की आवाज़ ने उसकी सोचों का सिलसिला तोड़ दिया। उसने अपनी तवज्जो हटाने के लिए अखबार खरीद लिया। सरसरी नजरें दौड़ाते हुए उसकी नज़र मुख्तलिफ अंदाज के एक मुख्तसर इश्तिहार पर पड़ी जो नुमाया अंदाज में शाया हुआ था। क्या किसी ने आपका हक मारा है या आप पे जुल्म किया है, आपको नुकसान पहुंचाया है या आपसे किसी भी तरह का फरेब किया है और आपके इस सिलसिले में आपको इंसाफ नहीं मिला? अगर ऐसा है तो फौरी तौर पर हमसे मिलें, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। नीचे कराची के एक गुंजान आबाद कारोबारी मरकज में किसी दफ्तर का पता दर्ज था। अमजद ने घड़ी में वक्त देखा। दिन के 10 बज रहे थे। दफ्तर से तो वो लेट हो ही चुका था, वैसे भी उसका दिल दफ्तर से उचाट हो गया था। उसने फौरी तौर पर इश्तिहार वाली जगह जाने का फैसला कर लिया। बताई जगह को ढूंढते ढूंढते वो एक आलीशान इमारत के खूबसूरत दफ्तर के सामने पहुंच गया। दफ्तर खासा वसी व अर्ज था। उसने इस्तकबालिया कमरे में मौजूद शख्स को बताया कि वो इश्तिहार पढ़कर आया है तो उसने इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर बाद उसे एक अंधे शीशे वाले केबिन के कमरे में जाने को कहा गया। शीशे के पार बाहर से कुछ नजर नहीं आता था, मगर अमजद का ख्याल था कि अंदर से बाहर सब कुछ नजर आ रहा होगा और उसका यह अंदाजा इस वक्त दुरुस्त निकला जब वो कमरे में दाखिल हुआ। शदीद गर्मी में भी कमरे में एसी की वजह से खासी ठंडक थी। सामने एक बहुत बड़ी मेज थी जिसके सामने एक बड़ी घूमने वाली कुर्सी पर एक बेहतरीन तराश का अंग्रेज सूट पहने एक शख्स बैठा था। कमरा खासा सजा और कीमती फर्नीचर से आरास्ता था। तशरीफ रखी मिस्टर, वो शख्स बोला। अमजद ने जुमला मुकम्मल किया। हाँ तो अमजद साहब, मुझे सरदार कहते हैं, फरमाएं आपका क्या मसला है? मेरा मसला बहुत संगीन है, क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? अमजद शायद तसल्ली करना चाहता था। यकीनन हम हर सूरत में आपकी मदद करेंगे। आप तफसीलात बताएं कि आपके साथ क्या बीती है। मेरा बाप एक कानून पसंद शरीफ शहरी था। कुछ अरसे पहले हमारे इलाके में एक डाका पड़ा। मेरे बाप ने एक डाकू के चेहरे से नकाब हटा जाने पर उसे पहचान लिया और पुलिस को इत्तला कर दी। वो डाकू दरअसल इलाके के एक निहायत बाअसर शख्स के आदमी थे। मेरे बाप की गवाही से एक डाकू को सजा हो गई, जिसके बाद उस शख्स ने मेरे बाप को संगीन नताइज की धमकियां दी और हफ्ते कबल रात को किसी वक्त की अब्बू की दुकान को आग लगा दी गई। बहुत सा कीमती सामान जलकर राख हो गया और लाखों का नुकसान हुआ। हमें यकीन था ये इस शख्स के इशारे पर हुआ है, मगर हमारे पास कोई सबूत ना था। हम सब्र शुक्र करके रह गए। हम समझ रहे थे अब जान छूट गई, मगर ये तो आगाज था। असल कयामत तो उसके बाद हुई। अमजद सांस लेने को रुका। उसकी आंखों में आंसू हो गए। कौन सी कयामत? सरदार पूरी तवज्जो से अमजद की दास्तान सुन रहा था। ये 3 दिन पहले की बात है। हम इत्मीनान से अपने घर में सो रहे थे कि अचानक दीवार के करीब खटके की आवाज़ आई। मेरी आंख जरा सी आवाज़ से खुल जाती थी। मैं चौंक कर उठा और आवाज़ की जानिब बढ़ा। मुझे वहाँ कुछ नजर न आया। इधर इधर मजीद देखने के बाद मैंने अपना वहम करार देने ही लगा कि अचानक फिजा गोलियों की थड़थड़ाहट से गूंज उठी। मैं फौरन कमरे की तरफ भागा जहाँ से गोलियों की आवाज़ आई थी। अभी मैं दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि मेरे सर पर जोरदार ज़रब लगी और मुझे कुछ होश ना रहा। होश आया तो मेरा सब कुछ उलट चुका था। घर में सारे मोहल्ले वाले जमा थे। पूरे घर में सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। बाकी सब डाकुओं की दरिंदगी का निशाना बन चुके थे। मैं एक बार फिर बेहोश हो गया। वो शख्स बहुत बाअसर है, उसने पुलिस को भी खरीद रखा है। जब मैं रिपोर्ट दर्ज करने गया तो मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे ये वारदात मैंने ही की है। 2 दिन तक तो मैंने अच्छी तरह जलील होने के बाद उस हादसे को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। मुजरिम पकड़े जाते तो भी मरने वाले वापस तो ना आते। अमजद दुख से बोला, मुझे तो नफरत हो गई है हर चीज़ से, वतन से, दुनिया से। यहाँ तो ताकत और जुर्म की हुकूमत है, कमज़ोरों और गरीब का इसमें क्या काम। इस हादसे के बाद मैं शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गया। मेरे पागल होने में शायद ही कुछ अरसा रह गया है। एक प्राइवेट इदारे में मुलाजिमत करता हूँ। आज तवज्जो हटाने के लिए फिर दफ्तर जा रहा था कि आपके इश्तिहार पर नज़र पड़ी। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको दुखों का मदावा होगा। आप ये बताएं, क्या आप अपने दुश्मनों को कफीर करदा पहुंचाना चाहते हैं? हाँ, मैं यकीनन ऐसा चाहता हूँ। अमजद फौरन बोला, ठीक है, हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप अपने दुश्मन की गर्दनें तोड़ सकें, मगर इसके लिए आपको मुल्क छोड़ना होगा। सरदार की आंखों में पूरी स्ट्राइट चमकती। दुश्मनों से बदला लेने के लिए मैं मुल्क तो कहे दुनिया छोड़ सकता हूँ। वैसे भी मेरा अब आगे पीछे कोई रहा नहीं है। अमजद ने फौरन कहा, तो फिर तैयार हो जाएं जल्द अज जल्द रवाना होने के लिए। अमजद को इंडिया के खुफिया फौजी मरकज में तरबियत हासिल करते हुए 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया था। इस अरसे में वो हर किस्म का असला चलाना और लड़ाई की तरबियत हासिल कर चुका था। तरबियत के दौरान कमांडरों की ज़बान पाकिस्तान के हालात सुन सुनकर उसे पाकिस्तान से नफरत हो गई थी और वो कभी कभी इसका खुल्लम खुल्ला इजहार भी कर देता था। कमांडरों का भी वो मंजूर नज़र था, इस पर खास तवज्जो दी जा रही थी। तभी तो उसने 6 माह की ट्रेनिंग 2 माह में मुकम्मल कर ली थी।
शायद उसे बदला लेने की बहुत जल्दी थी। अमजद इस कैंप में अकेला नहीं था, बल्कि सैकड़ों और नौजवान भी थे जो ज़्यादातर कराची और सिंध से ताल्लुक़ रखते थे। इनमें कुछ तो जुल्म का शिकार होने के बाद अमजद की तरह इश्तिहार पढ़कर आए थे, कुछ मफरूर मुजरिम थे और कुछ मजबूर बेरोज़गार जो अच्छी मुलाजिमत की उम्मीद पर यहाँ पहुँच गए थे। उनको 3 अलग अलग ग्रुपों में रखा गया था। उन्हें एक दूसरे का इल्म नहीं था। ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तान की हालात की खबरें बढ़ा चढ़ाकर बाकायदगी से पहुंचाई जाती। इसमें इंडिया के अखबारात और रेडियो टीवी का खासा दखल था। 3 माह बाद सबको तरबियत मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई गई। इस दिन कैंप में खासी चहलकदमी थी। मालूम हुआ कि सरदार साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो खिताब भी करेंगे। कुछ देर बाद सरदार साहब कमांडर शर्मा के साथ पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने अमजद के ग्रुप से खिताब किया। दोस्तों, जब आप जालिमों के मुकाबले में बेबस होकर हमारे पास आए थे तो हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको इस काबिल बना देंगे कि आप उस जालिमों के हाथ तोड़ देंगे, क्योंकि आपके मुल्क का कानून तो इनके हाथ तोड़ना नहीं चाहता। हमने अपना वादा पूरा किया। आप अब जाएं और जालिमों से उनके हिसाब का बदला लें। हमारे आदमी आपको सरहद पार करा देंगे। ग्रुप के नौजवान ने पुरजोश होकर तालियां बजाई। आपके मुल्क में आपकी सलाहियत की कदर नहीं की गई थी। आपकी जगह नाअहल लोग रिश्वत और सिफारिश के बल पर कुर्सियों पर आकर बैठ गए थे और आप भूखे मर रहे थे। तब हमने आपसे वादा किया कि हम उस काबिल बना देंगे कि आपको हक मांगना ना पड़े, बल्कि आप खुद आगे बढ़कर छीन सकें। आज आप इस काबिल हैं और अपना हक छीन लीजिए। कमांडर शर्मा वापसी में आपकी मदद करेंगे। दूसरा ग्रुप भी बहुत खुश हुआ था। आखिर में सरदार साहब मफरूम मुजरिम के ग्रुप से मुखातिब हुए। आप सब लोग जुर्म करके पुलिस से छुपते फिर रहे थे, क्योंकि आपकी ताकत कम थी। हमने आपसे वादा किया था कि आपको इस काबिल बना देंगे कि पुलिस आपसे खौफजदा हो जाएगी। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको राह के बेहतरीन कमांडर ने तरबियत दी है। अब आपके सामने पाकिस्तानी पुलिस की कोई हैसियत नहीं। अब आप तैयार हैं। आप बहुत जल्द आपकी जिम्मेदार एक नहायत अहम काम लगा दिया जाएगा। सब मुजरिमों ने हाथ हिलाकर काम करने की आहद किया। वापस रवाना होने से पहले सरदार साहब ने अलहदगी में मिस्टर शर्मा को हिदायत दी और उन्हें बताया कि किस तरह ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और 2-2, 3-3 की तादाद में सरहद पार करवानी है, और अगर ग्रुप नंबर 3 को कब पाकिस्तान भिजवाना है। अमजद के जिस्म में बिजली सी दौड़ रही थी। लगता था उसके खून की जगह जिस्म में पारा भर गया है। इसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। वो बड़ी बेचैनी से रात घेरी होने का इंतजार कर रहा था, ताकि अपने दुश्मन से बदला ले सके। ये रात बड़े इंतजार के बाद आई थी, इसलिए उस पर उसका एक पल भारी था। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। वो आज सुबह ही वापस कराची पहुंचा था और आते ही उसे अपने दुश्मन के ठिकाने का चक्कर लगाया था कि वो कहीं वहां से चले तो नहीं गए, मगर वो वहीं मौजूद थे। तकरीबन आधी रात के वक्त वो घर से निकला। उसकी जैकेट की बड़ी बड़ी जेबों में खुद का असला और टाइम बम मौजूद थे। ये उसे कमांडर शर्मा की मेहरबानी से मिले थे। उसने आहिस्तगी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ये मोटरसाइकिल भी उसने सुबह ही उड़ाई थी। मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि हर तरफ खामोशी है। चौकीदार भी सो रहा था, तो उसने आहिस्ता से दीवार फांदी। एक खौफनाक कुत्ते की गर्राहट उभरी, जिसे उसकी बेआवाज खुदकार पिस्तौल की एक ही गोली ने हमेशा के लिए खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया। उसका निशाना वाकई सच्चा था, वरना अंधेरे में ही नामुमकिन था। उसने नहायत इत्मीनान से टाइम बम दुश्मनों की कोठी में फिट किया और उस पर 2 घंटे बाद फूटने का टाइम सेट कर दिया। 2 घंटे उसने एहतियात रखे थे कि वो आसानी से घर पहुंच सके, लेकिन वो 1 ही घंटे बाद घर पहुंच गया था। इस सारे मामले में उसने हद दर्जा एहतियात की थी कि किसी की नज़र उस पर ना पड़ी हो, मगर फिर भी उससे खदशा रहा कि कोई उसे देख रहा है। बहरहाल वापस पहुंचकर वो उस ख्याल को ज़हन से झटक कर यूं इत्मीनान से सो गया जैसे उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद हासिल कर लिया हो। अगले दिन का अखबार बहुत सनसनीखेज था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल, धमाके और डाके की कई वारदातें हुई। हुकूमत की तरफ से उसकी मजम्मत करते हुए जल्द मुजरिमों की गिरफ्तारी का वादा किया गया था। अमजद बार बार अखबार में शाये होने वाली एक अजीमुशान कोठी के तबाह होने के बाद की तस्वीर देख देख कर खुश हो रहा था। उसका इंतकाम पूरा हो चुका था। उस अहम शख्सियत के खानदान समेत कत्ल से शहर में जलजला सा आ गया था। खबरें बढ़ पढ़कर उसकी रूह तक को सुकून मिल रहा था। अचानक घंटी की आवाज़ से वो उस कैफियत से निकला। इस वक्त कौन आ गया, उसने सोचा। मेरा तो अब कोई वाकिफ भी नहीं। बहरहाल उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर तेज तरीन डाक सर्विस के एहलकार को एक पैकेट के साथ पाया। उसने पैकेट वसूल किया और अंदर आकर उसे खोला। इसमें चंद तस्वीरें गिरी पड़ी थी। उसने फौरन उठाकर देखी तो उसके लिए कदमों से ज़मीन निकल गई थी। ये तो उसकी अपनी तस्वीरें थी, रात को टाइम मोम लगाते हुए, दीवार फांदते हुए और कुत्ते को गोली मारते हुए। ओ मेरे खुदाया, उसने सर पकड़ लिया। खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। एक ख्याल आते ही उसने पैकेट के अंदर हाथ डाला तो एक कागज़ बरामद हुआ। उसने फौरन खोला। लिखा था, मिस्टर अमजद, ये तस्वीरें तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। इनके नेगेटिव हमारे पास हैं, इसलिए आज के बाद तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। इस खत और तस्वीर को फाड़ दो। फला तारीख फला वक्त पे इस जगह पहुंच जाना। सरदार अमजद के पसीने छूट गए।
उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आने लगी। वो शिकस्त खोरदा अंदाज में बिस्तर पर गिर गया। आखिर काफी देर सोचने के बाद उसने कोई और रास्ता ना पाकर बताई गई जगह पर जाने का फैसला कर लिया। अगले 3-4 दिन डाकी कत्ल और धमाकों का सिलसिला जारी रहा। वो जगह अंदरूने सिंध सरहद से नजदीक हिंदुओं की एक बस्ती थी। वो एक बहुत बड़ा मैदान था जिसको चारों तरफ से दरख्तों ने कुछ इस तरह घेरा हुआ था कि दौरे से इस मैदान की मौजूदगी का अंदाजा नहीं होता था। अमजद जब वहां पहुंचा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने तकरीबन अपने पूरे ग्रुप को वहां मौजूद पाया। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि वहां एक हेलीकॉप्टर उतरा। उसमें से कमांडर शर्मा और सरदार बरामद हुए। उसी वक्त चारों तरफ से असला बरादरों ने इनको घेर लिया। सरदार और कमांडर शर्मा उनके दरमियान आ खड़े हुए और सरदार ने बात शुरू की। दोस्तों, हमें अफसोस है कि आपको ज़बरदस्ती बुलाना पड़ा। दरअसल आपसे मोहब्बत ही ऐसी हो गई है कि फिर मिलने को दिल चाहा। उम्मीद है आपने बुरा महसूस नहीं किया होगा। सरदार के चेहरे से मक्कारी टपक रही थी। दूर, असल में हम पागल नहीं थे कि बिलावजह आप पर अपनी मेहनत और वक्त ज़ाया करते। आप लोगों को एक खास मकसद के लिए मुंतखब किया गया था। तजुर्बे से साबित हो गया कि आप लोगों की तरबियत में कोई कमी नहीं रही। आज के बाद आप इस महारत को हमारी हिदायत के तहत इस्तेमाल करेंगे। आपको मस्जिदों, बाजारों, प्लो और गुंजान आबादियों में बम लगाने होंगे और शहर में कुछ प्लेटफॉर्म रखने होंगे। ये पम्फलेट, रकम और उनसे मुतल्लिका हिदायत आपको मिस्टर शर्मा से मिलेगी। आपको हर सूरत ये काम करना होगा, वरना आप जानते हैं कि जो वारदातें आप लोगों ने की हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। सरदार की बात खत्म होते ही सब नौजवानों के चेहरे मुरझा गए। सरदार हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं रवाना हो गया। मिस्टर शर्मा ने कहा, वो लोग एक एक करके आए और असला, बम और पंफलेट वसूल कर लें। वो लोग झिझके मगर फिर कोई रास्ता ना पाकर एक एक करके मिस्टर शर्मा की तरफ बढ़े। अमजद को 3 बम और 1000 पंफलेट दिए गए और 1 माह दोबारा रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। इसे ये भी बताया गया कि बम कब और किस जगह नस्ब करने हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म कहाँ फैलाने हैं और किस तरीके से अमजद जैसे तैसे घर पहुंचा। उसकी हालत मर्दों से बदतर हो रही थी। क्या वो बेगुनाह इंसानों को कत्ल करेगा? वो मुसलसल कोई ऐसा तरीका सोच रहा था कि वो इस काम से बच जाए, मगर नाकाम रहा। उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी थी। तंग आकर उसने पंफलेट खोलकर उनका जायजा लेना शुरू कर दिया। ये 6 किस्म के थे। पहली और दूसरी किस्त के पंफलेट मुख्तलिफ मजहबी फ़िरक़ों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ लिखे गए थे, जिनमें से हर एक में मुखल्लिफ फ़िरक़े को काफिर और जब अलकतल करार दिया गया था। ये मुख्तलिफ मसाजिद में फैलाने थे। तीसरी और चौथी किस्म के पंफलेट 2 मखसूस ज़बानें बोलने वालों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ लिखे गए थे, जाहिर किए गए थे, जिनमें हर एक ने अपने मुखालिफ तबके को अलहदगी पसंद, दहशतगर्द, वतन दुश्मन करार दिया था। ये सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में तकसीम करने थे। 5वें पंफलेट में सिंध का नक्शा था, जिसमें सिंध को अलग मुल्क जाहिर किया गया था। इसे सिंध के देहात में तकसीम करना था। जबकि 6ठे पंफलेट में कराची को जिन्नापुर के नाम से अलग सूबा बनाकर करार दिया गया था। अमजद उन पंफलेट की तकसीम से निकलने वाले होलनाक नताइज के बारे में सोचकर काँप गया। एक बार तो उसका जी चाहा कि ये सब कुछ लेकर थाने चला जाए, मगर फिर अपनी वारदात का सोचकर रुक गया। उसने खुदकुशी के बारे में भी सोचा कि इस तरह शायद ही तबाही। दूसरे बेशुमार लोग जो इस काम को कर रहे होंगे, वो ये सोचकर बिस्तर पर गिर गया। सरदार का हेलीकॉप्टर पहले मैदान से चंद किलोमीटर के फासले पर एक वसी अर्ज हवेली में उतरा। वहाँ ग्रुप नंबर 2 के तकरीबन सब बेरोजगार नौजवान पहुंच चुके थे। उनके चेहरों पर हवाएं उड़ी हुई थी और वो यूं चुप थे जैसे उन्होंने कोई खौफनाक वारदात कर दी हो। सरदार के हेलीकॉप्टर से निकलते ही हवेली से मसल नौजवान निकलकर उसके गिर्द खड़े हो गए और फिर एक मजबूत जिस्म का अधेड़ उम्र आदमी आता दिखाई दिया। उसने कीमती कपड़े पहन रखे थे और गांव की कोई अहम शख्सियत दिखाई देता था। उसने सरदार से हाथ मिलाया और उसके साथ खड़ा हो गया। सरदार ने कहना शुरू कर दिया, आप लोगों ने जिस खूबसूरती से डाके डाले हैं, अपनी रोजी का बंदोबस्त किया, उस पर आपको दाद देता हूँ। आज आपको ज़हमत देने का मकसद आपकी रोजी पर लात मारना हरगिज़ नहीं है, बल्कि हम आपकी रोजी में मजीद बरकत की ख्वाहिशमंद हैं। आइंदा से आप हमारी बताई गई जगहों पर डाका मारने के साथ साथ दुकानों में तोड़ फोड़ भी करेंगे या आग लगाएंगे और एक आध दुकानदार और ग्राहक को कत्ल भी करेंगे। और अगर आप ऐसा ना किया तो हम आपको वारदातों के सबूत पुलिस को पहुंचाकर जेल में आपकी रोजी का मुस्तकिल तौर पर बंदोबस्त कर देंगे। असला वगैरह आपको चौधरी साहब से मिल जाएगा। सरदार ने साथ खड़े खुशपोश शख्स की तरफ इशारा किया। इस वक्त सरदार कराची के गुंजान आबाद इलाके में एक कोठी के वसीउल अर्ज खुफिया तय खाने में बैठा हुआ था। उसके सामने कुर्सियों पर ग्रुप नंबर 3 बैठा था, जो कल ही सरदार की हिदायत पर सरहद पार करके आया था। सरदार कह रहा था, कल से शहर में धमाकों और डाकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपका काम शुरू हो जाएगा। आपने सड़कों, पार्कों, दफातर और कारोबारी मराकिज़ पर अपना फायरिंग करने हैं। ये सिलसिला वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहना चाहिए। इन हालात में यकीनन कर्फ्यू लग जाएगा। ऐसी सूरत में जो ही कर्फ्यू में नरमी हो, आपने दोबारा कार्रवाई शुरू कर देनी है, हत्ता कि अवाम को अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा ना रहे, वो घर से ना निकले और पूरी शहर खौफ व हरस का लिपट में आ जाए।
सूबाई दारुल हुकूमत कराची में मौत का रक्स जारी था। कत्ल, डाकों, धमाकों, आतिशजनी और अगवा खाना खत्म होने वाला सिलसिला जारी था। इंतजामिया हालात पर काबू पाने में नाकाम हो गई थी। फौज ने शहर का इंतजाम संभाल लिया था, मगर लूट मार और खून रेजी का सिलसिला जारी था। फौज कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी थी। मसाजिद में धमाकों के बायस मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान मजहबी कशीदगी बढ़ गई थी और मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले सिर्फ जबान के मसले पर एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। लोग लाशें उठा उठा कर थक गए थे। कब्रिस्तान छोटे पड़ने लगे थे। लोग माल इस बात बेचकर शहर छोड़ने लगे थे। किसी को भी हकीकी मायनों में जिंदगी का एतबार ना रहा था। हर इंसान गोली और धमाकों का मुंतजिर था। खासा अरसा गुजर जाने के बावजूद हालात में सिवाय इसके कोई तब्दीली ना आई थी कि नफरतें मजीद बढ़ गई थी। मौत मजीद आसान हो गई थी। सरदार अपनी कोठी के खुफिया तहखाने में मौजूद था। उसके सामने तीनों ग्रुप के जिंदा बच जाने वाले और नए शामिल होने वाले लोग बैठे थे। सरदार कह रहा था, खेल अब खत्म होने वाला नहीं है। सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। हालात कुछ मजीद बिगड़ जाएंगे तो तुम में से आधे लोग एक कौमियत का नारा लगाकर ताकत से कराची पर कब्जा कर लोगे और फिर उसे पाकिस्तान से काट के जब बाकी लोग दूसरे कौमियत और जबान का नारा लगाकर सिंध पर कब्जा कर लेंगे और उसे भी पाकिस्तान से काट देंगे। इस सिलसिले में दोनों कौमों के मफादात परस्त अशखास से मामला तय हो चुके होंगे। ये भयानक मंसूबा सुनकर अमजद की कनफटियां सुलग रही थी। सरदार कह रहा था, हिंदुस्तान की तकसीम और 1965 की जंग का कुछ बदला तो हमने 1971 में ले लिया था। अब हम बाकी बदला लेंगे। कराची और सिंध के कटने से पाकिस्तान बंदरगाह से महरूम हो जाएगा और कश्मीर के ख्वाब देखने वाला पाकिस्तान बहुत जल्द टुकड़े टुकड़े होकर अपनी पहचान खो बैठेगा। भारत का ख्वाब पूरा हो जाएगा। सरदार, जो कि दरअसल सरदारी दिखा रहा था, वो तो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर अमजद की आंखों में अपना बचपन घूम रहा था। जब वो स्कूल में पाक सरजमीन शाद बात पढ़कर आता था, फिर उसे अपनी लड़कपन याद आया जब वो पाकिस्तान के मौजू पर तकरीरी मुकाबलों में अव्वल आया। उसे यूनिवर्सिटी का वो दिन भी याद आया जब उसने ऑल पाकिस्तान मुकाबला मजबून नवेसी में नजरिया पाकिस्तान पर मजबून लिखकर गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसे वतन के जर्रे जर्रे से इश्क था। फिर उससे बगावत क्यों और कैसे हो गई। उसे रशीद मिन्हाज शहीद की याद आई, जिसने वतन की इज्जत की खातिर जान दे दी थी। उसे इन अजीमुशान शहीद की याद भी आई जो दुश्मनों के टैंकों की फौज रोकने के लिए जिस्म से बम बांधकर टैंकरों के आगे लेट गए थे। उसने सोचा, सब गुनाहों के कफारे का एक ही मौका रह गया था, वो ज़ाया हो गया तो उम्र भी भर का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। फिर न जाने कब उसका हाथ अपनी जेब में मौजूद ताकतवर बम की तरफ बढ़ा। अगले ही लम्हे एक खौफनाक धमाके के साथ सैकड़ों आज़ा फिजा में उड़ते दिखाई दिए। आग और खून की बारिश शुरू हो गई। इस बारिश में सरदार की नापाक खून के साथ साथ अमजद का पाकीज़ा खून भी था। उसने कफारा अदा कर दिया था। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये था वो नोवेल। छोटा सा, अच्छा सा और इंटरेस्टिंग था। उम्मीद है आप लोगों को ये नोवेल अच्छा लगा होगा और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के अलग अलग और अच्छे नॉवेल आते रहें। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।